दोस्तों टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ, वैसे तो JOIT का सिलेबस यहाँ पे पूरा है, फिर भी यहाँ पे मैं टॉपिक्स आपको बता दूँ जो जिससे रिलेटेड यहाँ पे MCQs डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेमोरी, नेटवर्किंग, इंटरनेट, HTML। दोस्तों आपने देखा होगा कि HTML से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, नेटवर्किंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, C लैंग्वेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, C++ लैंग्वेज से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। वायरस, MS ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक बनता है वो MS वर्ड और MS एक्सेल पर्टिकुलरली दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन MS एक्सेल से देखने को मिले हैं। विजुअल बेसिक से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इन्वेंशंस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, DBMS, MS एक्सेस की अगर मैं बात करूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और भी जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को दोस्तों ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एनालिटिकल इंजन, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन का दोस्तों आपने बताना है पहली फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन सी लेबनीज या फिर ऑप्शन डी जॉन वॉन न्यूमैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनालिटिकल इंजन डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे है यूनिवैक, अबैकस, पास्कलाइन या फिर ऑप्शन डी लेबनीज कैलकुलेटर। तो दोस्तों ध्यान रखें पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबैकस, ऑप्शन बी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अबैकस कैन परफॉर्म। आपको बताना है कि अबैकस से किस प्रकार की कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखें दोस्तों अबैकस परफॉर्म करता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पास्कलाइन इज ए। आपको बताना है कि यहाँ पे पास्कलाइन क्या है। ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए अबैकस, ऑप्शन बी एडिंग मशीन, ऑप्शन सी डिफरेंस मशीन, ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन मशीन। तो दोस्तों ध्यान रखें पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट। दोस्तों आपने एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट का यहाँ पे नाम बताना है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपीज, ऑप्शन सी काउंटरवेल्स, ऑप्शन डी कार्ड्स। तो ध्यान रखें दोस्तों एनालिटिकल इंजन में जो मेमोरी यूनिट थी वो थी काउंटर व्हील्स, ऑप्शन सी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, टैबुलेटिंग मशीन जिसे कहा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी। तो ध्यान रखें पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी टैबुलेटिंग मशीन। और दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हार्वर्ड आइकन या फिर ऑप्शन डी हरमन हॉलेरिथ। तो ध्यान रखें दोस्तों टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की गई थी हरमन हॉलेरिथ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC। तो ध्यान रखें दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ध्यान रखें उसका उत्तर होगा ENIAC। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जोसेफ एम जैकर्ड एंड जॉन मॉली, ऑप्शन सी प्रेस्पर एकर्ड या जॉन W मॉली या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखें दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन किया गया था ऑप्शन सी प्रेस्पर एकर्ड द्वारा और जॉन W मॉली द्वारा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। और दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की जा रही है कमर्शियल, ध्यान रखें
फर्स्ट कमर्शियल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखें, यहाँ पे जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए एडवैक, ऑप्शन बी एडसैक, ऑप्शन सी यूनिवैक या फिर ऑप्शन डी एडवैक। तो ध्यान रखें, यूनिवैक पहला कमर्शियली यूज्ड जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो वो है इनियक, और पहला कमर्शियली यूज्ड जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों कौन सा है? यूनिवैक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूनिवैक। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड इनैक वाज बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों ध्यान रखें, पहले जनरेशन कंप्यूटर में आपको यहाँ पे बता दिया गया इनैक और यूनिवैक पहले जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, और ये पूछा गया है कि ये किस पर बेस है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर ऑप्शन डी आईसी। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था कंप्यूटर के द्वारा? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम। आपने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड बताना है, और दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1946 टू 1958, ऑप्शन बी 1940 टू 1960, ऑप्शन सी 1956 टू 1963 या फिर ऑप्शन डी 1957 से 1964 तक। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो अलग अलग बुक्स है वो अलग अलग यहाँ पे टाइम पीरियड बताता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एनसीईआरटी को मेंशन किया है। एनसीईआरटी की बुक में 1956 से 1963 लिखा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेटली बताना है तो ध्यान रखें 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का ईरा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1956 टू 1963। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। आपको यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम बताने हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए गए, IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, CDC 164 या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, जो भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है, या थर्ड जनरेशन से, या फोर्थ जनरेशन, या फर्स्ट जनरेशन से। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ और CDC 164 ये तीनों सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंटीग्रेटेड चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने बताना है किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का या इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन या फिर ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। ध्यान रखें, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, और पहली बार कब यूज किया गया था? 1961 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की था। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। अब सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस किया? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आईसीज आपने देखा थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए, सेमीकंडक्टर यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिया गया है, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सेकंड जनरेशन में जो यूज़ किया गया था, जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, तो वो है ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ
फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस टेक्निक पर बेस्ड है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी LSI, ऑप्शन डी VLSI। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप IC की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट नायक, ऑप्शन बी सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी JS किल्बी या फिर ऑप्शन डी CV रमन। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी JS किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया। दोस्तों यहाँ पे कमर्शियली की बात की जा रही है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एडसेक, ऑप्शन बी एडबैक, ऑप्शन सी मार्क 1 या फिर ऑप्शन डी एस। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहला कमर्शियल कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था, तो दोस्तों उसका इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एडसेक। दोस्तों जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ रही है जैसे एडसेक, यूनिवैक, इनियक, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, वो भी इसी सीरीज़ में इंक्लूड होने वाला है। तो दोस्तों इसमें अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया जो इसकी फुल फॉर्म है, तो दोस्तों उस वीडियो में ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया था। दोस्तों आपने बताना है, आपके पास ऑप्शन है IBM 370, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी सिद्धार्था या फिर ऑप्शन डी क्रेवन। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था वो है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको स्टोरेज डिवाइस दोस्तों यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी फ्लॉपी या फिर ऑप्शन डी बोथ A एंड C, मतलब मैग्नेटिक ड्रम एंड फ्लॉपी। तो दोस्तों ध्यान रखें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस यूज किया गया था वो है ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज किया गया था कंप्यूटर के। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन या फिर ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ, आपने बताना है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड है। तो दोस्तों ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर्स या फिर दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद यूज़ किया जा रहा है और बाद भी, और दोस्तों फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया जाए। जैसे मैंने पीछे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से शुरू किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो उसमें यूज़ हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन, जो इंटरनेट का कंसेप्ट है वो किस साल दिया गया था या ओरिजिनेट हुआ था। दोस्तों देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971 या फिर दोस्तों ऑप्शन डी 1981। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट आपका यूज़ किया गया था या ओरिजिनेट किया गया था US मिलिट्री के द्वारा 1969 में, और जो दोस्तों जो एजेंसी थी वो थी ARPANET। तो दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इन 1969 ARPANET, जो मैंने एजेंसी का नाम बताया था जिन्होंने इंटरनेट शुरू किया था, वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री।
दोस्तों यहाँ पे देश का नाम पूछा गया है, यूएस मिलिट्री द्वारा यूज़ किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी रशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएसए। दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी एचटीटीपीएस या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो ध्यान रखें, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज किया जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा। तो ध्यान रखें, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आईपी, ऑप्शन बी टीसीपी आईपी, ऑप्शन सी एचटीटीपीएस या फिर ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर अगर दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या यूज़ करेगा या कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक किसी भी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है दूसरे नेटवर्क से तो उसको ज़रूरत होती है टीसीपी आईपी की। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टीसीपी आईपी। और दोस्तों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे बताया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। ध्यान रखें, सेट ऑफ, जहाँ पे भी नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स की बात की जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखिए वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस पे जो नेटवर्क है वो काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए गए, ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी डोमेन या फिर ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। तो ध्यान रखें, सेट ऑफ रूल्स को नेटवर्क पर प्रोटोकॉल कहा जाता है जो कंप्यूटर फॉलो करता है, कंप्यूटर नेटवर्क फॉलो करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। यहाँ पे बताया भी है, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ कंप्यूटर्स विल एक्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। किस रूल से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एंड फेयोंग, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली या टॉम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली। और ध्यान रखें, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को वेब भी कॉमनली कहा जाता है और ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1989 में। ध्यान रखें, यहाँ पे ईयर भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों जो प्लेस है वो है सर्न, CERN इन जेनेवा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। W3C की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब वाइड कंजोर्टियम। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, टू एक्सेस अ वेब पेज एन URL इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए दोस्तों URL की जरूरत पड़ती है। तो आपसे यहाँ पे URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन या फिर दोस्तों ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। तो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दोस्तों URL का आपको पता ही होगा कि इसे कॉमनली वेब एड्रेस भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे बताया भी गया, इज अ यूनिक कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क
exclusively used within organizations such as banking, business firms, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called. दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंकिंग, बिजनेस फर्म, ताकि वो अपने डाटा को सिक्योरली शेयर कर सके या इंटरनली शेयर कर सके। तो दोस्तों इस नेटवर्क को कहा जाता है, जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी इंटरनेट, या दोस्तों ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट। दोस्तों आपने याद रखना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जो एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो दोस्तों उसे कहा जाता है इंट्रानेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो वेब पेजेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो ध्यान रखें दोस्तों, वेब पेजेस को व्यू करने के लिए आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज़। प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट जो इंटरनेट नेटवर्क पे होती है उसके पास क्या होता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सिमिलर आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी यूनिक 15 डिजिट नंबर, ऑप्शन सी यूनिक आईपी एड्रेस, या फिर ऑप्शन डी द सेम आईपी एड्रेस। तो दोस्तों ध्यान रखें प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट पर। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूनिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे लिखा भी है आईपी एड्रेसेस ऑफ टू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कैन नॉट बी द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस। आपने बताना है कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए की तरफ बात करते हैं दोस्तों, आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। सही बात है दोस्तों, आईपी एड्रेस आपका यूनिक होता है प्रत्येक कंप्यूटर के लिए। एंड ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स। 4 बाइट का दोस्तों आईपी एड्रेस होता है, ध्यान रखना है। अगर मैं बिट्स की बात करूँ तो 32 बिट्स, ईच ऑफ विच कैन बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 255। ये भी सही है दोस्तों, ध्यान रखें दोस्तों, जो नंबरिंग होती है आईपी एड्रेस में वो 0 से 255 के बीच में होती है। अगर दोस्तों किसी भी आईपी एड्रेस में अगर ये जो नंबर यहाँ पे 0 to 255 नहीं है तो वो आईपी एड्रेस कहलाता है। थोड़ा बहुत दोस्तों आपने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करूँ, फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एन आईपी एड्रेस असाइंड टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। आईपी एड्रेस से रिलेटेड यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं दोस्तों। आईपी एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, आप गूगल करके आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे और भी वीडियोस जिसमें आईपी एड्रेस को बड़ी अच्छी तरह समझाया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड मिले वो वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने 3 यहाँ पे पॉइंट्स बताए आईपी एड्रेस से रिलेटेड, और दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों सही थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, विच आईपी एड्रेसेस आर मोस्ट यूज्ड बाय वेब, ईमेल एंड गेमिंग सर्वर्स। दोस्तों कॉमनली यहाँ पे बात की जा रही है जो आईपी एड्रेस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से? क्या वो डायनामिक है? ऑप्शन बी क्या वो स्टैटिक है? ऑप्शन सी क्या वो मैक है? या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ध्यान रखें जनरली जो आईपी एड्रेस जो यूज़ किया जाता है वेब के लिए, ईमेल के लिए या गेमिंग सर्वर के लिए, वो हमेशा स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे दोस्तों बताया भी है, static IP address is the kind of IP address that never changes once it is assigned to a computer on an internet network। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। Which IP addresses are mostly used by companies and business firms? तो दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं।
कौन से आईपी एड्रेस आपके कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या बिजनेस फर्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी मैक, या फिर ऑप्शन सी डायनामिक, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ध्यान रखें दोस्तों, आईपी एड्रेस जो कंपनीज के द्वारा यूज़ किए जाते हैं या बिजनेस फर्म्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो होता है डायनामिक। और दोस्तों यहाँ पे बताया भी गया है, डायनामिक आईपी एड्रेस चेंजेस ईच टाइम द डिवाइस लॉग्स ऑन द इंटरनेट नेटवर्क। दिस काइंड ऑफ आईपी एड्रेस इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया? विकिपीडिया के फादर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी एल्बर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी जिमी वेल्स, या फिर ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, फादर ऑफ विकिपीडिया कहा जाता है ऑप्शन सी जिमी वेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। इन HTTPS, S मीन्स, HTTPS में S का मतलब क्या है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीक्रेट, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी सॉकेट, या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखें दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में S का जो यहाँ पे HTTPS में बताया है, यहाँ पे S का मतलब है ऑप्शन बी सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? कौन सा स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है, ऑप्शन बी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी IP, या फिर ऑप्शन डी NTTP। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME? दोस्तों प्रोटोकॉल का नाम है, आपने बताना है कि MIME की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी मल्टीपर्पज इंट्रा मेल एक्सटेंशंस, ऑप्शन सी मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, या फिर ऑप्शन डी मल्टीपल पर्पज इंटरनेट मेल ईमेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? आपने बताना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन न्यूमेरिक सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी डुअल नेम सिस्टम। तो दोस्तों आपको पता ही होगा DNS का कंप्यूटर नेटवर्क में फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड, ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर ऑप्शन डी नेटवर्क इंट्रा कार्ड। तो दोस्तों NIC की फुल फॉर्म है ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और दोस्तों यहाँ पे बताइए डिटेल NIC के बारे में। NIC connects our computer to a local data network or internet. It is known as network adapter। तो ध्यान रखें दोस्तों, नेटवर्क अडेप्टर को NIC को नेटवर्क अडेप्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। द नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज। आपसे पूछा गया है कि जो ये आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो किसकी ज़्यादा है? ऑप्शन ए मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वैन वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट वर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे स्पीड भी दोस्तों बताइए, सबसे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड होती है, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की स्पीड होती है, एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। आपसे दोस्तों पूछा गया है एक कम्युनिकेशन यहाँ पे पूछा गया है जिसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है वो दोनों साइड होता है, लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन से होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले वॉकी टॉकी होता था, वो एग्जांपल है वन डायरेक्शन का, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा वो तो दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन कम्युनिकेट सिर्फ एक ही डायरेक्शन से होगा एक समय में। थोड़ा और एक्सप्लेन दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस आपको दिए गए, सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी 4 वायर सर्किट, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, या फिर ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको बताता हूँ कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों ओमनी डायरेक्शनल। सिंप्लेक्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका कीबोर्ड, आपका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, आप सिर्फ उससे इनपुट कर सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों वन डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल आपका सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसमिशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको सिंप्लेक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसे हाफ डुप्लेक्स की बात की जा रही है। हाफ डुप्लेक्स इस प्रश्न का उत्तर भी है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन दोनों साइड हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन से कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपका वॉकी टॉकी जो देखे होंगे आपने, जो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में आपने देखा होगा, वो वॉकी टॉकी, वो एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। और दोस्तों फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है आपका जो ये सेल फोन है, वो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो दोनों साइड, एक समय में दोनों साइड भी हो सकता है। मतलब अगर आप यहाँ से बात कर रहे हैं तो उस साइड से भी आप उसकी आवाज़ जो फ़ोन के दूसरे साइड होगा उसकी आवाज़ भी आप सेम समय में सुन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, मतलब कम्युनिकेशन तो दोनों साइड होगा लेकिन एक समय में एक डायरेक्शन से होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44, द टेलीफोन नेटवर्क इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ। दोस्तों मैंने बताया कि टेलीफोन जो नेटवर्क होता है, चाहे मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं, चाहे आपके लैंडलाइन फ़ोन की बात करूं, वो एग्जांपल होता है फुल डुप्लेक्स का, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों साइड होता है और एक समय में आप दोनों साइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी। तो दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क आपका एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स का। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज ए गुड एग्जांपल ऑफ। मैंने बताया था दोस्तों एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कीबोर्ड में आपका सिर्फ इनपुट दे सकता है, मॉनिटर आपका जो स्क्रीन होती है उसमें सिर्फ आप आउटपुट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके यूनिडायरेक्शनल है। तो ये दोस्तों एग्जांपल, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों जैसे दिए गए, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी। तो दोस्तों कीबोर्ड और मॉनिटर आपके सिंप्लेक्स के एग्जांपल है। और दोस्तों सिंप्लेक्स का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, ए टोपोलॉजी दैट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स टू अ सेंट्रल हब। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको टोपोलॉजी के बारे में पता है, सेंट्रल हब आपका सिर्फ एक ही टोपोलॉजी में यूज होता है और वो है दोस्तों ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी में हब यूज होता है। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ पे भी सेंट्रल हब की बात की जाती है और टोपोलॉजी की बात आती है तो वो टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। और दोस्तों अगर आपने टोपोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप बहुत सारे सोर्सेज, चाहे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ बताया, की पॉइंट में बताया, इन स्टार टोपोलॉजी डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट डायरेक्टली नहीं होते, वो सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 47, इन विच टोपोलॉजी अ रिपीटर इज यूज्ड। किस टोपोलॉजी में रिपीटर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी रिंग, या फिर ऑप्शन डी मैश। तो ध्यान रखें दोस्तों, रिपीटर आपका यूज किया जाता है रिंग टोपोलॉजी में।
तो ध्यान रखें दोस्तों, हब आपका कहाँ यूज़ किया गया था, स्टार टोपोलॉजी में हब मोस्ट कॉमनली हब यूज़ किया जाता है, और दोस्तों रिंग टोपोलॉजी में आपका रिपीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, OSI रेफरेंस मॉडल स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है कि OSI स्टैंड करता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, या फिर ऑप्शन डी ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दोस्तों यहाँ पे OSI की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो दोस्तों OSI की फुल फॉर्म है ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल के बारे में दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, और इनकी लेयर्स के बारे में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, TCP/IP स्टैंड्स फॉर, मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था TCP/IP स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स यूजिंग एरर करेक्शन मेथड। तो दोस्तों कोशिश की जाएगी दोस्तों OSI के जितने भी लेयर्स है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करूं। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है OSI मॉडल में कौन सी वो लेयर है जिसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन होता है, और ये जो मेथड है वो है एरर करेक्शन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे लेयर का नाम पूछा गया है जहाँ पे डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है, और दोस्तों जो मेथड है वो है एरर करेक्शन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी डाटा लिंक, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, या दोस्तों ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो दोस्तों ध्यान रखें, डाटा लिंक जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर यूजिंग एरर करेक्शन मेथड। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।